हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग कैसे हैं? हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और आप लोग की पढ़ाई लिखाई भी बहुत ही शानदार और ज़बरदस्त तरीके से चल रही होगी। तो जैसा कि आप लोग पीछे देख पा रहे होंगे, आज का कौन सा टॉपिक होने वाला है, जल्दी से आप लोग कमेंट करिए। दिख भी रहा होगा, वृत्त। क्या है बच्चे? वृत्त। जल्दी से सब लोग जुड़ जाइए और जल्दी से अपनी रजाई में से निकल जाइए। ठीक है, क्योंकि आप लोग को पढ़ना है, क्योंकि आपका एग्जाम है, मेरा एग्जाम नहीं है, फिर भी मैं आप लोग को पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तो आप लोग जल्दी से अपने सेशन को स्टार्ट करिए और पेन कापी लेकर बैठ जाइए और शुरुआत करते हैं आज का सेशन। आज का सेशन दिख रहा होगा आपको पीछे, वृत्त। ठीक है, वृत्त काफी इंटरेस्टिंग चैप्टर है जो कि एग्जाम में आपके पूछे जाता है। ठीक है, एक बहुविकल्पी से आता है क्वेश्चन और एक आपका अम, लघुत्तरी प्रश्न आता है। ठीक है, तो उसमें हम लोग को कैसे सॉल्व करना है, इसको थ्योरम के हिसाब से करना पड़ेगा। ठीक है, तो आप लोग को थ्योरम बड़े इजी तरीके से याद करवाने का प्रयास करते हैं। ठीक है, क्या मेरी बात आपको समझ में आ रही है? बताइएगा जरा, आ रही है कि नहीं आ रही है? जी सर, आ रही है। तो चलिए अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो मुझे बताइएगा मेरे प्यारे बच्चों कि यहाँ पर मैं बात करूँ वृत्त की। देखिएगा, वृत्त के बारे में कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक बताया गया है, थोड़ा इसको गौर करना आप लोग। ठीक है, यहाँ पे लिखा है वृत्त। एक वृत्त समतल में स्थित उन बिंदुओं का समूह होता है जो एक स्थिर बिंदु से नियत दूरी होती है। एक स्थिर बिंदु से कहने का मतलब ये है मेरे प्यारे बच्चों कि यहाँ से एक बिंदु है, इसकी एक नियत दूरी होती है। इसकी एक नियत दूरी होती है, जरा गौर करना इस नियत दूरी को। यह है नियत दूरी हर एक बिंदु पर। ठीक है, नियत दूरी मतलब उसकी समान लंबाई होती है। ठीक है, और इसमें बोला गया है कि यहाँ पर इस स्थिर बिंदु को क्या कहते हैं? केंद्र कहते हैं। जो यहाँ पे आप लोग को दिख रहा है ना, वो क्या है? आपका केंद्र है। ठीक है, तथा केंद्र से वृत्त के प्रत्येक बिंदु की नियत दूरी को वृत्त की त्रिज्या कहते हैं। जो आपको यहाँ पे केंद्र से नियत दूरी जो दिख रही है बच्चे, ये क्या है? आपको पता होना चाहिए। ये क्या होती है? त्रिज्या होती है। जो सारा कुछ दिख रहा है ना, ये क्या हो गया? त्रिज्या हो गया। क्या आपको इस जो चीज मैं दिखा रहा हूँ आपको, इसमें कुछ आभास हो रहा है क्या? ये बताइए कौन सा चिन्ह है? इस प्रकार से दिख रहा है, ये कौन सा चिन्ह है? चलिए कमेंट करके आप लोग बता दीजिएगा। अब देखिए, उसको क्या कहते हैं? रेडियस कहते हैं। अब ध्यान रखना, अब यहाँ पे जो चीज है, यहाँ पे देखना, कह रहा है क्या? नोट इसका बड़ा ही महत्वपूर्ण है। दो या दो से अधिक वृत्त जिनके केंद्र समान होते हैं वो संकेंद्री वृत्त कहलाते हैं। ध्यान रखना, जिसके केंद्र समान होंगे, अगर ये आपका वृत्त है, अगर ये आपका वृत्त है, ठीक है, और यहीं पर मैं एक और वृत्त खींच दूं, यहीं पर बच्चे एक और वृत्त खींच दूं, इसी के अंदर इसकी लंबाई को मैं छोटा कर दूं। कितना बन गया यार? ओ एम जी, कई ठो बन गया ना। चलिएगा, इसको डिलीट करते हैं, इसको डिलीट करते हैं, इसको यहाँ पे लेते हैं। इसका केंद्र क्या होगा बच्चे? समान होगा। इसको संकेंद्री वृत्त कहते हैं। क्या कहते हैं? संकेंद्री वृत्त मतलब जो केंद्र क्या होगा? एक ही केंद्र होगा। इसका भी, छोटे वाला का भी और बड़े वाले का भी केंद्र जी क्या होगा? एक समान होगा। उसे संकेंद्री वृत्त कहते हैं। बात समझ में आई कि नहीं मेरी? बताइएगा, ये क्या है? आपका संकेंद्री वृत्त है। ठीक है, कोई डाउट है तो बताइए। फिर दूसरा क्या है? किसी वृत्त में व्यास अनंत लंबाई के होते हैं और वो बराबर होते हैं। कोई भी वृत्त है, अगर कोई वृत्त हो तो उसका व्यास, अच्छा व्यास क्या होता है जरा मुझे बताना आप लोग। व्यास क्या होता है मुझे कोई बताएगा विद्यार्थी? व्यास, ये आपका वृत्त दिख रहा होगा, ठीक है, ये आपका वृत्त है। यहाँ से जो केंद्र है मान लीजिए ओ है, यहाँ से इसको दिखाते हैं तो ये आपका व्यास हो गया। ये क्या हो गया? व्यास हो गया। और जो व्यास होता है त्रिज्या का क्या होता है? दुगुना होता है। व्यास त्रिज्या के क्या होता है? दुगुना होता है। ये व्यास है। अगर मैं त्रिज्या की बात करूं, व्यास की आधी होती है।
जो कि आप लोग मेंसुरेशन चैप्टर में पढ़े थे। बताइए, इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक को हम लोग कवर करेंगे, ठीक है, टेंशन नहीं लेना है। ठीक, कुछ बात समझ में आई कि नहीं हमारी? आई ना? चलिएगा, ये तो आपको कुछ चीजें समझ में आ गई। अब इसकी लंबाइयाँ कितनी होती हैं? अगर व्यास की लंबाई अनंत है बच्चे, अगर व्यास की लंबाई अनंत है तो इसकी त्रिज्याएं भी क्या होंगी? अनंत होंगी। अगर व्यास अनंत है तो त्रिज्या भी अनंत होती है, इस बात को ध्यान रखना। क्या मेरी बात आपको समझ में आ रही है? बताइएगा। कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है तो बताओ। नहीं ना? तो ध्यान रखना कि अगर कोई वृत्त है तो उसकी केंद्र से नियत दूरी फिक्स होती है, इसकी नियत दूरी फिक्स होती है। और एक ही केंद्र से कई वृत्त खींचे जाते हैं तो उसे संकेंद्री वृत्त कहते हैं। ठीक है, बात समझ में आई कि नहीं? चलिएगा, अब अगले टॉपिक पे चलते हैं, थोड़ा गौर करिएगा। अब बात आती है छेदक रेखा की। अब जो छेदक रेखा है, इसे क्या, कौन सी रेखा, ये क्यों नाम दिया गया छेदक रेखा? अब छेदक रेखा का मतलब होता है उसे छेद कर निकल जाए। बात समझ में आ रही कि नहीं? उस वृत्त को छेद कर निकल जाए उसे छेदक रेखा कहते हैं, ये भी कह सकते हैं। और इसकी दूसरी परिभाषा है, जो लिखित परिभाषा है, कि ऐसी रेखा जो वृत्त के दो बिंदुओं से होकर जाती है उसे छेदक रेखा कहते हैं, जो कि पीछे आपको दिख रहा होगा। अगर मैं इसकी बात करूं, देखिएगा, अगर मैं इसको बनाने का प्रयास करता हूं, यह देखिएगा, ये है आपका वृत्त, इसको मैं साइड में लेके आता हूं, इसको समझिएगा। अब इसकी छेदक रेखा, ये आपका केंद्र है, ठीक है, ये छेदते हुए निकल जाएगी जो रेखा, उसे क्या कहेंगे हम लोग? छेदक रेखा कर देंगे। तो ये इसका नाम दे दो आप, जहाँ पे ये छेद रही है यानी कट रहा है, यहाँ पे एन दे दो, यहाँ पे पी क्यू दे दो नाम। ये इसकी क्या है? छेदक रेखा है। क्या है? छेदक रेखा है। आप लोग को पीछे दिख भी रहा होगा कि वह रेखा जो वृत्त के दो या दो अलग अलग बिंदु पर काटती है, उस वृत्त को छेदक रेखा कहते हैं। यदि किसी रेखा के दो बिंदु एक ही वृत्त पे स्थित हो तो उसे छेदक रेखा कहते हैं। बात दोनों सेम है। अगर किसी वृत्त के दो बिंदु पर कोई रेखा स्थित है उसे छेदक रेखा कहेंगे। देखो, ये वृत्त है ना आपका, यहाँ से इसको छेदते हुए, यानी ये जो रेखा है वृत्त की इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे स्थित होगी तो उसे छेदक रेखा कहेंगे। क्या मेरी बात आप लोग को समझ में आ रही है? बताइएगा यस या नो। चलिएगा, समझ में आया कि नहीं? हो जाएगा बच्चे? चलिएगा, अब ये छेदक रेखा है, छेदक रेखा के बारे में जान गए। चलिए अब अगले पॉइंट पे चलते हैं, स्पर्श रेखा। इसको क्या कहेंगे? स्पर्श रेखा कहेंगे। ये देखिएगा, स्पर्श रेखा के बारे में क्या कहा गया है। अब देखिएगा, जो छेदक रेखा है तो दो बिंदु से होकर जाती है, ठीक है, वृत्त के दो बिंदु से होकर जाती है। जो स्पर्श रेखा है वृत्त के केवल एक ही बिंदु से होकर जाएगी, उसे स्पर्श रेखा कहेंगे। बात समझ में आ रही कि नहीं? यह प्रमेय बड़ा ही महत्वपूर्ण है, इस बात को ध्यान रखिएगा। यह प्रमेय बड़ा ही महत्वपूर्ण है। अगर कोई रेखा वृत्त के एक बिंदु से होकर जाती है उसे स्पर्श रेखा कहते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। तो देखिएगा, अगर मैं इसको बनाने का प्रयास करता हूँ बच्चे, तो यहाँ पे देखिएगा, अगर ये वृत्त है आपका, देखिएगा, गौर करिएगा, और यह आपकी रेखा जा रही है, इस पॉइंट से होकर जाएगी रेखा। देखिएगा, ये इस पॉइंट से होकर जा रही है ना, इसका नाम देते हैं पी। और ये पी है, ये क्यू है। ये क्या है? स्पर्श रेखा है। इसको क्या नाम देंगे हम लोग? स्पर्श रेखा नाम देंगे, ठीक है। इसको नाम देते हैं स्पर्श रेखा। छेदक रेखा क्या होती है? वृत्त के दो बिंदुओं से होकर जाती है, उसे छेदक रेखा कहते हैं। और स्पर्श रेखा किसे कहते हैं बच्चे? जो बिंदु के केवल एक, जो वृत्त के केवल एक ही बिंदु से होकर जाएगी उसे स्पर्श रेखा कहेंगे, जैसा कि आपको चित्र में और यहाँ पर भी दिख रहा होगा। अब क्या है इसके बारे में और थोड़ा जान लेते हैं। ये तो ठीक है। अब देखिएगा, यहाँ पर दिख रहा होगा स्पर्श रेखा, यहाँ पर भी देख सकते हैं, ये स्पर्श रेखा, ये क्यू है, ये एक ही बिंदु से होकर जा रही है, इसकी पॉइंट ये है, यही, ठीक है। अब स्पर्श रेखा के कुछ
नियम होते हैं, कुछ प्रमेय होती है, उसको भी जान लेते हैं। जो स्पर्श रेखा का प्रमेय है और जो नियम है उसको भी जानना बड़ा ही महत्वपूर्ण है। क्या प्रमेय है उसकी जान लेते हैं। अगर मैं यहीं पे प्रमेय बताने का प्रयास करूं, अगर प्रमेय बताने का प्रयास करूं तो काफी मजेदार प्रमेय है, समझिएगा। अगर मैं कहूं कि एक वृत्त अभी मिलेगा आपको, सामने मिलेगा आपको, टेंशन नहीं लेना है। अभी मैं बताने का प्रयास कर रहा हूँ आप लोग को, ठीक है। अच्छा बताइए, एक बिंदु से कितनी स्पर्श रेखा खींची जाएगी? वृत्त के एक बिंदु से कितनी स्पर्श रेखा खींची जाएगी? कहेंगे सर केवल एक स्पर्श रेखा खींची जाएगी। नोट में लिखना चाहे तो लिख सकते हैं कि बिंदु वृत्त के एक बिंदु से कितनी स्पर्श रेखा? एक। आपका बहुविकल्पीय में प्रश्न बन सकते हैं। इस बात को थोड़ा गौर करिएगा मेरे प्यारे भाई, गौर करिएगा, ठीक है बच्चे। समझ में आ रही है कि नहीं मेरी बात? थोड़ा कमेंट करके बता दो अच्छा कि समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। यार बता दो जल्दी से, आ रही है कि नहीं आ रही है। नींद में हो क्या आप लोग? नहीं ना? तो चलिए यार, नींद त्याग को त्यागो तुम, ठीक है, अपने रास्ते पे बढ़ो, ठीक। यहाँ पे देखो यह क्या है, एक बिंदु से केवल एक ही स्पर्श रेखा खींची जाएगी, ध्यान रखना है, ठीक है। और ध्यान रखिएगा यह आपका ओ है। अब देखिएगा दूसरे बिंदु से, देखिएगा यहाँ से स्पर्श रेखा खींची जाएगी। अगर दो, एक ही वृत्त के दो बिंदुओं से होकर जाएंगी रेखा, तो अगर वो कहीं मिल नहीं रही हैं तो समांतर रेखा होगी। वो केवल दो ही खींची जा सकती है, दो बिंदुओं से, ठीक है। वो भी क्या होगा, केंद्र से विपरीत साइड का होगा। केंद्र जो केंद्र है आपका, इसके उस साइड और इस साइड होगा, उसे क्या कहते हैं, स्पर्श रेखा कहते हैं। उससे समांतर हो जाती है, क्या हो जाती है, समांतर हो जाती है। तो इसके कुछ कंडीशंस हैं, उसको भी देख लेते हैं। नोट कर लीजिएगा मेरे बच्चे, नोट कर लीजिएगा, ध्यान रखना इस बात का, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। ठंड लग रही है, आज कोट मैंने पहन लिया है, तो आप लोग से बोला था, आप लोगों ने दिलवाया नहीं, इसलिए मैंने ले लिया, ठीक है। चलो बढ़ते हैं। आप बड़े कंजूस टाइप के हैं लोग आप लोग, ठीक है। देखिएगा इसका प्रमेय क्या है, थोड़ा इसको देख लेते हैं। आपको पीछे लिखा भी होगा और मैं बता भी देता हूं, ठीक है। यहाँ पे लिखा है, स्पर्श रेखा की लंबाई वृत्त के किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई उस बाह्य बिंदु तथा स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु के बीच की दूरी के बराबर होती है। जरा गौर करिएगा इसमें, यहाँ पे कहने का मतलब यह है कि देखिएगा, अब यहाँ पे इसको मैं बना लेता हूँ। देखिएगा इसका कोई खास रोल नहीं है, देखिएगा। अच्छा, यहाँ पर है ये चीज, एक बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखाओं की संख्या, क्या बोला है, एक बिंदु से स्पर्श रेखाओं की संख्या। तो यहाँ पे पहला है, यदि बिंदु P वृत्त के बाहर, बिंदु P यह है वृत्त के बाहर स्थित है, तब बिंदु P से वृत्त के दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं, अर्थात PT और PT1 और PT2। बड़ा ही अजीब है, PT1 ये तो कह ही लेंगे, PT2, ठीक है, PT2। कहने का मतलब क्या है, इसको समझिएगा, देखिएगा कहने का मतलब क्या है, देखिएगा। अगर बच्चे यहाँ पे अगर ना समझ में आए तो कमेंट तुरंत करिएगा और कहिएगा सर नहीं समझ में आया, तो उसको बताने का प्रयास किया जाएगा। बच्चे टेंशन ना लीजिए, ठीक है, हम इसीलिए आए हैं आपके डाउट को दूर करने के लिए, ठीक। अब देखिएगा, अगर बाहर कोई बिंदु है P, गौर करिएगा इस बात को, चाहे इस साइड हो, चाहे उस साइड हो, चाहे इस साइड हो, ठीक है। तो इससे स्पर्श रेखा केवल दो ही खींची जाएगी, इससे स्पर्श रेखा केवल दो ही खींची जाएगी। यहाँ पे सही तरीके से नहीं खींचा गया है, थोड़ा लिखते हैं और खींचते हैं, ठीक है। यह हाथ से मैं खींच रहा हूँ, थोड़ा सा देखिएगा, इधर उधर हो जाएगा तो एडजस्ट कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है। बात समझ में आई कि नहीं, यह है आपका, दिख रहा होगा। एक बिंदु यहाँ पर मैं कोई भी नाम दे सकता हूँ, कोई ज़रूरी नहीं है कि किताब में जो लिखा है वही नाम दिया जाए, आप अपने मन से कोई भी नाम दे सकते हैं। यहाँ पे आप A नाम दे दीजिए, यहाँ पर B नाम दे दीजिए, यहाँ पर O नाम दे दीजिए, ठीक है।
अब ध्यान रखना, अगर आप नोट में लिखना चाहो तो लिख सकते हो कि अगर किसी वृत्त की स्पर्श रेखा किसी बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है तो स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होती है, बराबर होती है। ये जो पहली प्रमेय आप लोग को देखे हैं वही था, जो पहली प्रमेय था वही था। इसका कहने का मतलब यह है, और ये बीपी है बराबर एपी, ये आपका क्या होगा बच्चे, बराबर होगा। इस बात को ध्यान रखिएगा कि अगर किसी वृत्त की दो स्पर्श रेखा किसी बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं तो वह स्पर्श रेखा आपस में क्या होती है, बराबर होती हैं। क्या मेरी बात इतना समझ में आई आप लोग को, बताइएगा जरा, आई कि नहीं आई मेरे भाई, बताइएगा आई ना। अब देखिएगा इसमें कुछ और महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसको समझते हैं। अब देखिएगा, अगर स्पर्श रेखा पर केंद्र से डाला गया लंब कितने अंश का कोण बनाता है, 90 अंश का कोण बनाता है, आगे आएगा। ये 90 अंश का कोण बनाता है, ध्यान रखिएगा, देखने में नहीं लगेगा लेकिन है क्या, 90 अंश। तो ये प्रमेय होती है, लिखना चाहो तो लिख सकते हो कि केंद्र से स्पर्श रेखा पर डाला गया लंब क्या होता है, 90 अंश का कोण बनाता है। और ध्यान रखिएगा, और ये जो केंद्र से प्रतिच्छेद बिंदु को मैंने मिला दिया तो ये इसका क्या होता है, कर्ण होता है, इसका भी ये कर्ण होता है। और तो और ये इस कोण को भी विभाजित करता है, ये दो भाग में बढ़ जाएगा, इधर भी दो भाग में बट जाता है बच्चे, बट जाता है दो भाग में। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक, अभी आगे आएगा उसको समझना है। ठीक है, और एक बात और ध्यान रखिएगा, अगर ये 90-90 है, चक्रीय चतुर्भुज के अनुसार भी कह सकते हैं। एक चक्रीय चतुर्भुज में यानी एक चतुर्भुज में कितने डिग्री का टोटल कोण होता है, टोटल चारों कोणों को मिलाकर 360 होता है। तो अगर मैं 90-90 मिला दिया, 90-90 180 हो गया, तो बचा क्या, ये वाला कोण और ये वाला कोण, तो कुल ये दोनों मिला के कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा, दोनों मिलाकर होगा। अगर ये 90-90 मिल गया तो ये आपका कंफर्म से ये दोनों का योग क्या हो जाएगा, 180 हो जाएगा। बट इसका आधा ये दोनों भाग में बढ़ जाएंगे। अगर ये x है तो ये भी x होगा, अगर ये y है तो ये भी क्या होगा बच्चे, y होगा। इस बात को गौर करिएगा। ठीक है, मेरी बात समझ में आई कि नहीं, बता दो जरा, आई कि नहीं, आई ना। चलिएगा अब अगले पॉइंट पे चलते हैं। देखिएगा ये कह रहा है, देखिए वही जो मैं बताया हूँ वही चीजें यहाँ पर है। ठीक, अब देखिएगा, यदि एक बिंदु P वृत्त पर स्थित है तब इस बिंदु से होकर केवल और केवल एक ही रेखा जाएगी, जैसा कि मैंने आपको बताया है। अभी मैंने बताया कि इससे केवल एक बिंदु से केवल कितनी रेखा खींची जा सकती है, तो कहेंगे सर एक बिंदु से केवल और केवल एक ही रेखा खींची जाएगी, वो है आपकी स्पर्श रेखा। ठीक है, वृत्त के एक बिंदु से केवल और केवल एक ही रेखा खींची जाएगी। कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है, कोई समस्या है तो बता दो जरा, कोई दिक्कत है, नहीं ना है। चलिएगा अब देखिए अगला क्या है, यहाँ पे बोला है तीसरा क्या, यदि बिंदु P वृत्त के अंदर स्थित है, यहाँ पर अंदर स्थित है, तब वृत्त के अंदर स्थित किसी बिंदु से वृत्त पर कोई भी स्पर्श रेखा नहीं खींची जा सकती। कहने का मतलब यह है, जो बाहर का था, जो यही जो आपका बाहर था, देखिएगा मैं बना लेता हूँ यहाँ पर, ये जो आपका वृत्त था ना बच्चा, ये जो बाहर था, देखिएगा, हाँ ये जो वृत्त आपका था, ये जो था P, ये बाहर था। अगर मैं इसको अंदर ला दूं, समझना, अगर मैं इसको अंदर ला दूं तो क्या कोई स्पर्श रेखा खींची जाएगी, नहीं सर, स्पर्श रेखा नहीं खींची जाएगी। यह तो O है आपका, यहाँ पे O है। अब देखिए इसके अंदर मैं कहीं भी ला दूंगा तो यह स्पर्श रेखा नहीं खींची जाएगी, इस बात को ध्यान रखिएगा। यहाँ से स्पर्श रेखा नहीं खींची जाएगी, नहीं खींची जाएगी, नहीं खींची जाएगी। अंदर कहाँ स्पर्श रेखा होती है, ये तो बाहर होती है। और स्पर्श रेखा का मतलब क्या होता है कि उसकी एक बिंदु से छू कर जाए, या यूं कह सकते हैं कि जो वृत्त को छू कर जाए। अब ये तो बताइए छेदक रेखा होने लगी ना, ये तो छेदक रेखा का काम करने लगी। तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ बोला कोई भी स्पर्श रेखा संभव नहीं है, अर्थात कोई भी स्पर्श रेखा नहीं खींची जाएगी जब यह जो बाहर वाला P था वो जब अंदर आ जाएगा तब।
बताइए बात समझ में आई कि नहीं? बताइएगा जरा, बात समझ में आई कि नहीं मेरे प्यारे बच्चे? आई कि नहीं बता दो। आई ना? चलिएगा अब नेक्स्ट पॉइंट पे बढ़ते हैं। देखिएगा यही चीज मैं बताने का प्रयास करती है, यदि बाहर है तो, यदि अंदर मैं ला दूंगा तो यहाँ से स्पर्श रेखा नहीं खींची जाएगी। ध्यान रखना, ध्यान रखना। चलिएगा अब ये चीज आपको दिख रहा होगा, ये काफी महत्वपूर्ण है जो मैं अभी बताया आपको, कि अगर कोई स्पर्श रेखा है और केंद्र से उसको डाला गया लंब स्पर्श रेखा पे कितना अंश का कोण बनाता है? 90 अंश का बनाता है। और भी बहुत टॉपिक है, मैं उसको लिखवाऊंगा अभी आप लोग को। यहाँ पे जो लिखा हुआ है उसको पहले आप लोग नोट कर लो, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पे बोला है क्या, प्रमेय 1 है। प्रमेय बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आपको ज्यामिति सीखना है बच्चे तो आपको प्रमेय याद होना जरूरी है, अन्यथा आप ज्यामिति नहीं सीख पाएंगे, जीवन भर नहीं सीख पाएंगे। यदि प्रमेय नहीं याद है तो आप कैसे जानते हैं कि केंद्र से स्पर्श रेखा पर डाला गया लंब 90 अंश कोण बनाता है? नहीं जानते। अगर जान गए होंगे तभी आप पहचान सकते हैं, अच्छा ये 90 अंश हो सकता है, अच्छा ये 90 अंश होगा, क्योंकि प्रमेय होती है ऐसी। ठीक है, यहाँ पे लिखा है देखिए, वृत्त पर स्थित किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा, बिंदु स्पर्श बिंदु से खींची गई त्रिज्या एक दूसरे पर लंब होती है। अगर इसको त्रिज्या का भी नाम दे सकते हो आप। ये जो त्रिज्या है स्पर्श रेखा पर, जो स्पर्श बिंदु है और जो त्रिज्या है, इस पे मिला दिया गया तो लंब का काम करती है। देखिएगा ये 90 अंश का कोण बनाती है, ध्यान रखिएगा 90 अंश कोण बनाती है। ठीक है, अब देखिए यहाँ केंद्र ओ वाले वृत्त ए बी स्पर्श रेखा तथा अभी तो बताया है ओपी लंब है किसके? ए बी के। तो मैं इसको बनाकर दिखा देता हूँ आपको, ठीक है। फिर से समझिएगा जरा, इसको समझते हैं, ठीक है ना मेरे प्यारे भाई, समझते हैं इसको गौर से देखिएगा, ठीक है। मैं स्पर्श रेखा कहीं से भी खींच सकता हूँ, इस बात का ध्यान रखना आप लोग, ठीक है ना। मैं स्पर्श रेखा कहीं से भी खींच सकता हूँ। मान लीजिए यह स्पर्श रेखा है, मैंने इसको ऐसे खींचा, इसको मैंने ऐसे खींचा, इसका नाम मैंने दिया ए बी और इसका नाम पी है, और यहाँ पर मैंने ओ ये नाम दिया। अगर मैं इस त्रिज्या को इस स्पर्श बिंदु को मिला दूं, इस त्रिज्या को स्पर्श बिंदु पर मिला दूं, वैसे तो त्रिज्या कहीं भी खींचोगे तो वो तो समान होनी ही होनी है, बट एक कंडीशन ऐसी आएगी, ये स्पर्श त्रिज्या तो यहाँ भी हो सकती है, यहाँ भी हो सकती है, यहाँ भी हो सकती है। जब इस त्रिज्या को आकर स्पर्श बिंदु को मिलाओगे आप, तो क्या बना लेती है? 90 डिग्री बना लेती है। क्या मेरी बात आपको समझ में आई? ये 90 डिग्री बना लेगी बच्चे। ये कितना कोण का? 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, अर्थात समकोण बनाती है, ठीक है। और भी प्रमेय है, मैं उसको लिखवा दूंगा बारी बारी। आज का सेशन केवल और केवल आपका प्रमेय पे रहेगा, कल इस पे आप क्वेश्चन भी करेंगे, ध्यान रखिएगा इस बात का, ठीक है। चलिएगा, ये बात समझ में आई कि नहीं? अगर कोई वृत्त है, अगर कोई वृत्त है, इस पर स्पर्श रेखा खींची गई है यहाँ से, और यहाँ केंद्र से इस पर डाला गया लंब, ये कितने अंश का? 90 अंश का। या यूं कह सकते हैं यह त्रिज्या 90 अंश स्पर्श बिंदु पे आएगी तो कितने अंश का कोण बनाती है? 90 अंश का कोण बनाती है। क्या मेरी बात आपको समझ में आई? बता दो जरा, बात समझ में आई कि नहीं बच्चा? आई ना बाबू? समझ में आई कि नहीं बात? कर लोगे ना? चलिए, सीखना है तो, नहीं तो वैसे ही आप तो पास होना ही होना है। चलिएगा, अब देखिए अगला पॉइंट क्या, उप प्रमेय इसकी क्या है? उप प्रमेय भी जानना बहुत ही जरूरी है। क्या है? किसी वृत्त की स्पर्श रेखा पर स्पर्श बिंदु से खींचा गया लंब उस वृत्त के केंद्र से होकर जाता है। जो आप खींचते हैं ना, इसके कहने का मतलब यह है, अगर आपने यहाँ पे खींचा है, यहाँ पर यह स्पर्श रेखा है, ठीक है, यह स्पर्श रेखा है। यहाँ पर अगर ये केंद्र है, ये जो इस पे लंब पड़ रहा है ना, वो कहाँ से होकर जाएगा? केंद्र से होकर जाएगा। अच्छा, इसको नाम भी तो दे सकते हो, ये जो केंद्र से होकर जा रहा है इसको नाम दिया जा सकता है व्यास। बताइए, जो केंद्र से होकर जाएगा उसे व्यास भी कह सकते हो? कह सकते हो कि नहीं कह सकते हो? ये 90 अंश का तो कोण बना ही रहा है, ये भी 90 अंश का कोण बना रहा है, लेकिन यह क्या है? ओ है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी को कहते हैं क्या? व्यास कहते हैं। और ये 90 अंश का कोण भी बना रहा है, ठीक है। ये तो ऊपर में होगी इसकी, ठीक। चलिएगा, लेकिन ये तो उतना खास नहीं था, लेकिन खास कौन था? ये बहुत मायने रखता है, ये वाला, ठीक है।
ये चीज याद कर लीजिएगा आप लोग, ठीक ना। चलिएगा, अब देखिए प्रमेय 2 क्या है। प्रमेय 2 बड़ी ही महत्वपूर्ण प्रमेय है। देखिएगा, यहाँ बोला है किसी वृत्त की त्रिज्या के सिरे पर खींचा गया लंब उस वृत्त की स्पर्श रेखा होती है। अब देखिएगा, अगर यहाँ पे है कोई वृत्त, समझिएगा इसके कहने का मतलब, इसके कहने का मतलब ये है मेरे प्यारे बच्चे, इसके कहने का मतलब ये है, अगर कोई, देखिएगा फिर से पढ़ते हैं इसको, इसको फिर से पढ़ते हैं। बोला है क्या, किसी वृत्त की त्रिज्या के सिर पर, कहीं भी त्रिज्या हो, अगर यहाँ पे आपकी त्रिज्या है, ठीक है, और इसके सिरे पर जो रेखा होकर जाएगी, अभी कैसे जा रहा है बे, जा ही नहीं रहा है, थोड़ा सा इधर होकर खींचेंगे, हाँ बहुत सही। इससे होकर जो रेखा जाएगी उसे क्या कहते हैं, स्पर्श रेखा होगी, वह क्या होगी, स्पर्श रेखा होगी, ठीक है। इस बात को ध्यान रखिएगा। आपको यहाँ पे ऐसे होकर दिखाया है, त्रिज्या आपकी यहाँ पर भी हो सकती है, त्रिज्या यहाँ भी हो सकती है, इसका सिरा क्या है, यह है। अब इससे होकर जब खींचेंगे रेखा, स्पर्श रेखा, तो ये क्या होगी, ये स्पर्श रेखा होगी। ये जिससे जो होकर लाइन जाएगी ना, इससे होकर जो लाइन जाएगी वह स्पर्श रेखा होगी, ठीक है। इस बात को ध्यान रखिए, ये भी आपकी स्पर्श रेखा है, ये भी आपकी स्पर्श रेखा है। अगर मैं यहाँ पे खींच दूँ ऐसे, तो ये भी आपकी क्या होगी, स्पर्श रेखा होगी, ठीक है। ये कहीं ना कहीं तो मिलेंगे ही मिलेंगे, ठीक है, ये कहीं ना कहीं मिलेंगे ही मिलेंगे। अब आपका ऐसा क्वेश्चन बना है और आपकी किताब में दिया है, इसको भी मैं करवा दूंगा, टेंशन नहीं लेना। बात तो यहाँ पे थी किसकी, केवल स्पर्श रेखा की, कि अगर किसी त्रिज्या के सिर से कोई रेखा होकर जाती है तो क्या कहलाती है, स्पर्श रेखा कहलाती है। बस दिमाग में इतना ही बनाना है, घुमा फिरा के वही बात है, घुमा फिरा के क्या है, वही बात है कि एक बिंदु से होकर जाएगी वो तो स्पर्श रेखा होगी। बस बस समझना है उसको, हेर फेर करके यही बोला है, ठीक है। चलिएगा, यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे बोला किसी बाह्य बिंदु से होकर से एक वृत्त पर खींची गई स्पर्श, दोनों स्पर्श बिंदु, देखिएगा दोनों स्पर्श रेखाएं आपस में बराबर होती है। जैसा कि मैंने अभी पिछला में बताया कि अगर कोई वृत्त है, उसकी स्पर्श रेखा, मैं इसको दूसरे ढंग से बताया हूं, अगर कोई वृत्त की स्पर्श रेखा एक दूसरे को कहीं प्रतिच्छेद करती हैं, मान लीजिए यहाँ पे टी पर प्रतिच्छेद की हैं, तो यह दोनों स्पर्श रेखा क्या होंगी, आपस में बराबर होगी। यहाँ पे कुछ दूसरे भाषा में लिखा है, मैंने आपको दूसरे भाषा में बताया, आप लोग की भाषा में बताया। क्या आपको मेरी भाषा समझ में आई, बोल दीजिए यार, बोल दीजिए यस या नो, समझ में आई कि नहीं आई। और लाइक तो बनता है यार, लाइक करिए, ठीक है। अब देखिए, मैंने क्या बताया कि अगर किसी वृत्त की दो स्पर्श रेखाएं कहीं प्रतिच्छेद करती हैं, तो वह स्पर्श रेखा आपकी क्या होती है, बराबर होती है। तो यहाँ पे हम नाम दे सकते हैं ए, यहाँ पे नाम दे सकते हैं बी, तो कह सकते हैं एपी बराबर बीपी। अभी मैंने पिछले बताया, देखिए पीछे में बताया ना, अगर समझेंगे नोट करते जाएंगे तो कर सकते हैं, ठीक है ना। ये देखिए अभी मैंने बताया, ये देखिए बीपी बराबर एपी बताया ना। चलिए, अभी कोण भी मैं बताया हूँ, आगे कोण भी मिलेगा आपको, ठीक है। ये लिखा हुआ आपको इसलिए मैं दिखा रहा हूँ ताकि आप लोग नोट कर सके, मेरा टाइम बच सके, ठीक है। चलिए, ये जो स्पर्श होंगी एपी और बीपी आपस में क्या होंगी, बराबर होंगी, ठीक है। और ये बराबर होने के साथ साथ, अच्छा बताइए ये कितना डिग्री का कोण बनेगा, अभी मैंने बताया था, कहेंगे सर कि 90 डिग्री का कोण बनेगा, ये भी कितना डिग्री का, 90 डिग्री का कोण बनेगा, ठीक है। बात समझ में आई कि नहीं। चलिएगा, अब देखिए आगे, ये है, अब ये क्या है, ये भी बड़ा खास है, देखिएगा बोला है वृत्त की स्पर्श रेखा से संबंधित महत्वपूर्ण परिणाम। स्पर्श रेखा से क्या क्या परिणाम निकलते हैं, ये भी जानना बड़ा ही आवश्यक है। देखिएगा, समझिएगा, ये क्या बोला गया है यहाँ पर, यदि दो वृत्त एक दूसरे को अंतः या बाह्य स्पर्श करते हैं, तो उनका स्पर्श बिंदु दोनों वृत्तों के केंद्रों को मिलाने वाली रेखा पर स्थित होता है। कहाँ होता है स्थित, दोनों वृत्तों के अंतर रेखा पर मिलाने वाली रेखा पर स्थित होता है। देखिएगा, इसके कहने का मतलब क्या है, यदि दो वृत्त एक दूसरे को अंतः, अंतः या बाह्य, अंतः मतलब ये जो वृत्त आपको दिख रहा है, देखिएगा मैं इसको बना देता हूँ, मैं बना देता हूँ, ठीक है। देखिएगा, अगर यह है इस प्रकार से, ये वृत्त है आपका, अंतः खींचने का मतलब क्या हुआ,
अंत का मतलब क्या होगा, ये कहीं इस पे प्रतिच्छेद करेगा एक बिंदु पर। तो इसका केंद्र जो होगा बच्चा, इसका जो केंद्र होगा और इसका जो केंद्र होगा, ये एक ही और होगा। देखना, दोनों एक ही रेखा से होकर जाएंगे, एक ही रेखा से होकर जाएंगे। ये ओ है, ये ओ डैश मान लो, ये ओ है, वो ओ डैश मान लो। ठीक है, खींचा नहीं गया है सही से, क्या खींचा नहीं गया है क्या सही से? देखिएगा, मान लीजिए ये ओ है, ये ओ डैश है, इससे एक रेखा खींचते हैं। बताइए, ये ओ डैश और ये ओ एक ही लाइन में होंगे ये दोनों। अगर बाह्य भी होता है, बाह्य भी होता है, अगर ये इसका यह है और इसका एक बाह्य बना लेता हूं मैं, एक बाह्य, कहीं भी इसको रख सकते हैं, कहीं भी रख सकते हैं, इसको यहीं पे रख देते हैं हम। तो इसका कहने का मतलब क्या है, इसका भी केंद्र और इसका भी केंद्र एक ही लाइन में होंगे, ये ओ डैश और ये ओ। देखिएगा, एक ही लाइन में है कि नहीं है, बताइएगा जरा, है ना? एक ही लाइन में है ना विद्यार्थी, बताना यार भाई, है कि नहीं है? है ना? चलिए, अब देखिएगा आगे, यह, अब इसका कहने का क्या मतलब है, इसका क्या तात्पर्य है, थोड़ा समझना आप लोग। बोला, यदि किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं खींची जाएं, तब वे केंद्र पर बराबर कोण बनाती हैं। केंद्र पर क्या बनाएंगे, बराबर कोण बनाएंगे, जैसा कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। यहाँ पर केंद्र पर बराबर कोण बनाएंगे। देखना, यहाँ बोला वे केंद्र पर बराबर कोण बनाती हैं, अर्थात कोण पी ओ ए ये वाला कोण और कोण पी ओ बी और ये वाला कोण आपस में क्या होगा, बराबर होगा। उनका बाह्य बिंदु तथा केंद्र के मिलाने वाली रेखाखंड के साथ बराबर होती है। झुकाव क्या होगा, ये देखिए, यह है ए पी ओ ए भी आपस में क्या होता है, बराबर होता है। देखिए, ए भी क्या है, आपस में बराबर है। इसका कहने का मतलब मैंने अभी जस्ट बताया था ना, देखना, यहाँ पे मैंने शुरू में ही बता दिया था ये सब चीजें। ठीक है, अब देखना, इसको थोड़ा सा गौर करना, ठीक है ना? देखिएगा, इसका कहने का मतलब क्या है, थोड़ा समझना आप लोग अच्छे तरीके से, बच्चे समझना अच्छे तरीके से, ठीक है ना? देखिएगा, अच्छा, एक बात बताओ मुझे, मैंने आपको क्या बताया अभी कि बच्चा ये आपका केंद्र है, ओ है, ठीक है, इससे स्पर्श रेखा कहीं होकर जा रही है और इससे स्पर्श रेखा यहाँ से होकर जा रही है। ये यहाँ पे प्रतिच्छेद करती है और यहाँ पे इसका नाम देते हैं, कोई भी नाम दे दो, यहाँ पे डी ही नाम दे दो, यहाँ पे पी नाम दे दो, यहाँ पे टी नाम दे दो। क्या कोई जरूरी है कि किताब वाला ही नाम दिया जाए? कोई भी नाम दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, मैं क्या बताया कि अगर इसको मैं मिलाऊं, थोड़ा गौर करना, मैं क्या क्या बताया थोड़ा समझना, मैं रिवाइज भी करवा दूंगा, और भी नियम है इसके जो कि मुझे अपने से लिखवाना होगा। मैंने बताया कि अगर यह केंद्र है ओ है, इस पे ये त्रिज्या आकर मिलती है, इस बस बिंदु पे मिलती है आकर त्रिज्या, तो वो 90 अंश कोण बनाएगी। ठीक है, ये भी 90 अंश कोण बनाएगी, ये भी ठीक है। मैंने एक बात बताया कि अगर ये केंद्र को प्रतिच्छेद बिंदु से मैंने मिलाया, समझना, केंद्र को प्रतिच्छेद बिंदु से मैंने मिलाया, तो केंद्र दो भागों में बढ़ जाएगा, एक यह और एक यह। इसका कोण क्या होगा, दो भागों में बढ़ जाएगा। अगर ये x होगा बच्चा, तो ये भी x होगा। उसके साथ साथ जो प्रतिच्छेद बिंदु से जो बना होगा कोण पूरा, वो भी दो भागों में क्या हो जाएगा, बट जाएगा। अगर ये y है तो ये भी क्या हो जाएगा, y हो जाएगा। ठीक है, यही कहने का मतलब था, ये कहने का मतलब था। अगर ये पूरा 60 है तो ये 30-30 में बढ़ जाएगा। अगर ये 60 है पूरा तो ये 120 होगा, तो ये 60, ये भी 60 में बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि ये 90-90 180 तो हो ही गया है। अब ये 120 और ये 60 मिला के कितना हो जाएगा, 180 होना चाहिए। ठीक है, 180 ही होना चाहिए। मेरी बात समझ में आई कि नहीं, बता दीजिए जरा, आई कि नहीं? हाँ, अब कुछ महत्वपूर्ण और भी बिंदु हैं, जैसा कि आप लोग 9th क्लास में पढ़े थे, उसको भी पढ़ना बहुत ही जरूरी है, इसको भी देख लीजिए। ठीक है, चलिएगा, ध्यान रखिएगा। हम बनाते हैं आप लोग के लिए क्या, पहला प्रमेय लिखिएगा, प्रमेय 1,
प्रमेय 1। देखिएगा, प्रमेय 1 लिखते हैं। क्या है? जैसा कि आप लोग क्लास 9th में पढ़े थे कि अर्ध वृत्त पर बना कोण 90 अंश होता है। अर्धवृत्त पे बना कोण कैसा होता है? 90 अंश होता है, जैसा कि आपको पता है। ठीक है, अब इस पे गौर करिएगा। अर्धवृत्त पे बना कोण, देखिएगा, अगर मैं इसको बना लेता हूं इस प्रकार से, ये आपका केंद्र है और ये व्यास क्या करता है? 2 भागों में इसको बांटता है। व्यास करता है क्या? इसको 2 भागों में बांट देगा। यह ए है, यह बी है, यह ओ है। अब इस पे बच्चा जो कोण बनेगा ना, इस पे जो कोण बनेगा वो क्या होगा? बराबर होगा। मतलब बराबर के साथ साथ क्या होगा? 90 अंश का कोण बनेगा। देखिएगा परिधि पर यहाँ पे, ये कितने डिग्री का? 90 डिग्री का। ये कहीं भी बन जाएगा यहाँ से ना, वो सारे के सारे 90 डिग्री के होंगे, वो सारे के सारे 90 डिग्री के होंगे सभी के। अब ये अर्धवृत्त नीचे भी तो हो सकता है, नीचे भी कितना डिग्री का? 90 डिग्री का। इस बात को गौर करिएगा। ठीक है, अगर भूल गए होंगे, क्योंकि बहुविकल्पी में इस प्रकार से प्रश्न आ सकते हैं, आ सकते हैं भैया, आ सकते हैं। मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि रिवीजन है ना, तो रिवीजन है, तो रिवीजन क्लास में आपको सारा कुछ बताया जाएगा। ध्यान रखना, भले से आपको 1 2 3 वीडियो में लाना पड़े, वो सभी क्या होंगे? 90 डिग्री होंगे। ध्यान रखना। कोई दिक्कत है? बता दो। कोई दिक्कत नहीं है ना? तो चलिएगा, ये 90 डिग्री हो गया। अब अगला नियम क्या है, इसको भी देख लेते हैं। देखिए, अगला नियम यह है कि प्रमेय 2 है, प्रमेय 2, इसको गौर करिएगा। प्रमेय 2 क्या है? देखिएगा, लिखना है क्या? केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का दोगुना होता है। का दो गुना होता है। तो देखिए कैसे, इसी का उपप्रमेय भी मैं लिखवाऊंगा, टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, ये है आपका, ये देखिए ये केंद्र है। ठीक है ना? अब इस पे यहाँ पे यह कोण बनेगा। ठीक, और यहाँ पर यह परिधि पर कोण बनेगा। यहाँ पर यह क्या होगा? परिधि पर कोण बनेगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस बात का, यह परिधि पर कोण बनेगा यहाँ से यहाँ तक। ठीक, अब यह जो कोण होगा बच्चा, यह वाला, अगर ये x है तो कितना होगा? 2x होगा। ध्यान रखना, अगर वो x है तो ये 2x होगा। ठीक है, इसका नाम दे सकते हो ए ओ बी, यहाँ पे पी ले लो। ठीक है, अच्छा मैं इसको कैसे लिखना चाहूँ तो लिख सकता हूँ क्या? ए दोगुना होता है ना, ये जो परिधि वाला है इसको लिख लीजिए पहले, ये केंद्र वाला लिखिए। कोण ए ओ बी बराबर 2 गुणे क्या हो जाएगा? कोण ए पी बी, यानी ये वाला कोण दुगुना होगा। ठीक है, क्या होगा? दुगुना होगा। चलिए, मैं एक उप प्रमेय क्या है, आप इसको भी लिख लीजिए। उप प्रमेय, उप प्रमेय। ठीक है, उप प्रमेय क्या है कि यहाँ पे केंद्र पर है तो लिखना है परिधि पर बना कोण, परिधि पर बना कोण केंद्र पर बने कोण बने
कोण का आधा होता है। क्या होता है बच्चा? आधा होता है। सेम वही चीज है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं इसको लिखना चाहूँ यहीं से वही चीज लिखना होगा। अगर लिखना चाहूँ मैं तो लिख सकता हूँ मैं क्या कि देखना और समझना। मैं इसको आधा करूंगा कोण, लिखूंगा क्या? कोण ए ओ बी बटा 2 बराबर कोण ए पी बी। दोनों बात सेम है, इसी दो को मैं नीचे ला दूंगा तो इसका उपप्रमेय हो जाएगा। ठीक है, यही इसका उपप्रमेय है। इसको आधा कर देंगे, अगर ये 60 है तो 30 हो जाएगा, अगर ये 120 है तो ये कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। ठीक है, ये कहीं भी बनेगा, ये कहीं भी बनेगा, कोई जरूरी नहीं कि इसके जस्ट ऊपर हो, ये कहीं भी हो सकता है। इसको ध्यान रखना, ये कहीं भी हो सकता है। देखना यहाँ पे, अगर ये इस प्रकार से है, यह ओ है, ठीक है, यह ओ है, और यहाँ पे यह हो सकता है, इस प्रकार से भी हो सकता है। ध्यान रखना, इस प्रकार से भी हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे देखना, यह कितना होगा? अगर ये 60 होगा तो ये कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। ठीक है, इसका याद है, ये प्रतिबिंब बना है ना, उसका आधा हो जाएगा। ठीक है, कहीं भी हो सकता है, इस बात को ध्यान रखना। समझ में आई कि नहीं बात? आई ना? चलिएगा, अब अगले थोड़ा सा इसको समझते हैं और चीज। ठीक है, इसमें एक और चीज है, इसको ध्यान रखिएगा। क्या है इसको देखना आप लोग। लिखेंगे प्रमेय, क्या प्रमेय लिखना है आप लोग को। प्रमेय तीसरी। ठीक है, लिखना है क्या? एक ही चाप या एक ही वृत्तखंड या एक ही जीवा पर। ठीक है, तीनों चीज है यहाँ पर। अगर कैसे भी पूछ दे आप लोग बता सकते हैं। एक ही चाप या एक ही जीवा या एक ही वृत्तखंड पर या एक ही जीवा पर बना कोण बराबर होता है। ठीक है, ध्यान रखना इस बात का। देखिएगा, यहाँ पे गौर करिएगा। यहाँ से यह ए है, यह बी है, ये चाप ए है, ये चाप बी है, यह केंद्र ओ है। देखिएगा, एक ही चाप से बना कोण क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। ये एक बात बताओ, यहाँ पर भी ऐसे भी लिख सकते हो, अगर ये x है, अगर ये x है तो सारे कोण क्या होंगे? x x होंगे। तो ये तो एक ही चाप से हो गए, ये छोटे वाले चाप से, ये लघु चाप इसको बोलेंगे, लघु चाप। अब यहाँ से यहाँ तक जो दूरी होगी उसकी वो दीर्घ चाप की होगी। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक क्या है? लघु चाप है। ठीक, चलिए, अब मैंने क्या बोला? एक ही जीवा पर या एक ही वृत्तखंड पे, दोनों बात सेम है। मैं यहाँ पे कोई वृत्त खींच दूं, वृत्तखंड कर दूं, यहाँ पे एक केंद्र है O। अब यहाँ पर यह मैं खींचा इस प्रकार से, इस प्रकार से मैंने खींचा, इस प्रकार से खींचा, इस प्रकार से खींचा और इस प्रकार से खींचा। अब बताइए सारे के सारे क्या बन जाएंगे आपके? जो जितने भी दिख रहे हैं ना, ये अगर y है तो सभी के सभी क्या हो जाएंगे? y हो जाएंगे, सभी के सभी y हो जाएंगे। तो दोनों बात सेम है, या एक ही चाप पे बोले या एक ही वृत्तखंड पे बोले तो सारे कोण क्या होते हैं? उस पे बने हैं तो वो बराबर होंगे। क्या मेरी बात आपको समझ में आई? वो कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं बच्चे। कोई दिक्कत है, कोई परेशानी, कोई समस्या है तो बता दो। नहीं ना? चलिएगा, अब देखिएगा अगला पॉइंट। अगला पॉइंट क्या है इसको समझना है पहले। देखिएगा, मेरे कहने का मतलब क्या है, अगला जो है नियम, इसको देखिएगा और समझिएगा, जिसको कहते हैं हम लोग चक्रीय चतुर्भुज। ठीक है, अब क्या होता है? चक्रीय चतुर्भुज इसके परिधि पे बनता है, तो लिखना है क्या? चक्रीय चतुर्भुज पर
बना चक्रीय चतुर्भुज के आमने सामने लिखना, चक्रीय चतुर्भुज के आमने सामने कोणों का योग 180 अंश होता है। कितना अंश होता है बच्चा? 180 अंश होता है। अगर ये चक्रीय चतुर्भुज बना है, इस पे अगर ये चक्रीय चतुर्भुज है, यहाँ पे एक केंद्र O है, तो इसके आमने अगर इसको नाम दे दें हम, यहाँ पर इसका नाम दे दें, यह A है, यह B है, यह C है, यह D है, तो इसके सामने वाला यह कोण यानी A प्लस C बराबर कितना? 180 अंश। और इसके सामने वाला यह कोण B प्लस कोण D बराबर 180 अंश होगा। अगर बच्चे ये 60 है तो ये जाहिर सी बात है अपने आप पता चल जाएगा 120 है। अगर ये 50 है तो ये कितना हो जाएगा? 130 हो जाएगा। इस प्रकार से होता है। ठीक है, बात समझ में आई कि नहीं? बात समझ में आई कि नहीं बता दो जरा। आई ना? तो ये था हमारा आज का टॉपिक। अब इसके बाद की बात हम लोग क्या करेंगे? सवालों को हल करेंगे। ठीक है, कैसे कैसे सवाल एग्जाम में आ सकती है, इसमें 1 या 2 क्वेश्चन आपका फिक्स है, इसलिए हम इस पे ढेर सारा क्वेश्चन लाएंगे। कल के वीडियो में आप लोग देखना ना भूलें। ठीक है, हो सकता है आज लेट हो जाए वीडियो अपलोड होने में, तो घबराना नहीं है। हो सकता है 6 से लेट हो गया आज, तो इसमें दिक्कत करने की कोई बात नहीं है। 7 बजे भी अपलोड हो जाएगा, इसका टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, तो आप लोग देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में एक नए जोश के साथ, एक नए जुनून के साथ। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।